अंग्रेजों का खत्म हुआ शासन। अंग्रेजों का खत्म हुआ शासन जब रात को 12 बजे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का खत्म हुआ भाषण। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भाषण जब खत्म हुआ, यानी कि जब 15 अगस्त को अपने देश को आज़ादी मिलने वाली थी, तो 14 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कहा था कि आप ठीक 12 बजे अपना भाषण समाप्त कीजिएगा, और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ठीक 12 बजे अपना भाषण समाप्त किया और देश को आज़ादी मिली, और जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली रात को 12 बजे। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। उनको शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, उनको क्या क्या उपाधियां मिली, उनके जन्म, जीवन आदि परिचय के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उनके जन्म की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी ग्राम, तमिलनाडु में हुआ। पूर्व में इनके पूर्वज 18वीं सदी में सर्वपल्ली गांव से उठकर तिरुतनी आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव का नाम अपने साथ जोड़े रखा, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाना शुरू कर दिया। इसलिए इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी ग्राम में हुआ, और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई थी। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं इनके पिता की। इनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी, और इनकी माता का नाम था सीतम्मा, और इनकी पत्नी शिवकामू। इनकी शादी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1903 में हुई थी, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उम्र 16 वर्ष थी और इनकी पत्नी की आयु 10 वर्ष थी। बाद में 3 वर्ष बाद में साथ रहने लगी, और 1908 में एक इनको पुत्री प्राप्त हुई। और ये तो इनका दाम्पत्य जीवन था। बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यवसाय की। तो ये राजनीतिज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे और विचारक थे। भारत की संस्कृति में, भारत की शिक्षा में और भारत के संविधान में शिक्षा का महत्व देने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बात करते हैं इनके विद्यार्थी जीवन की। पहले विद्यार्थी जीवन में इन्होंने शुरुआती अपने 8 वर्ष तिरुतनी ग्राम अपने गांव में ही बिताए, और बाद में 4 साल के लिए 1896 से 1900 में क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूरियंस मिशन स्कूल तमिलनाडु तिरुतनी में की इन्होंने। इनके पिता हालांकि एक ब्राह्मण थे, और वो अपने धार्मिक भावनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी में पढ़ाने की इच्छा जताई। और 1900 से लेकर 1904 में ये वेल्लूर में पढ़े, और बाद में क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में पढ़े, और 1902 में मैट्रिक पास हो गई थी। 1904 में इन्होंने कला संकाय उत्तीर्ण की थी प्रथम श्रेणी के साथ, और दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए किया। 1918 में ये मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने, और बाद में कुछ समय बाद में उसी महाविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पिता की किया हुआ था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राह्मण होने के बावजूद दूसरे धर्म ईसाई मिशनरी क्या होती है, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उनको पढ़ा। इन्होंने सबसे ज़्यादा उनको याद किया, और इन्होंने सम्मान भी प्राप्त हुआ इनकी स्कूल के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ईसाइयों के बारे में ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो बाद में जब ईसाइयों ने इनको बताया कि तुम्हारे हिंदू धर्म में इतनी कुप्रथाएं हैं, ये है वो है, तब इन्होंने अपने वेद ग्रंथों का अध्ययन किया। तो वेदों और ग्रंथों के अध्ययन से इन्हें पता चला कि हिंदू धर्म तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानता है और सभी धर्मों का आदर करना सिखाता है। तो इन्हें बाद में ये यकीन हो गया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, जो बाकी धर्मों को भी मानता है, ईसाइयों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। जितना ईसाई इसे गलत बताते हैं उतना नहीं है। अब बात करते हैं इनके राजनीति मानद उपाधियों की कि इन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली, क्या क्या रहे। 1931 से 1936 तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, और 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। 1937 से 1941 तक जॉर्ज पंचम कॉलेज, जो कि उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, के प्रोफेसर भी रहे। और 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे, और 1986 में इन्होंने यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी ये गए थे। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन में इन्होंने 1947 से 1939 तक संविधान निर्मात्री सभा के ये सदस्य रहे, और इन्हीं का किया हुआ है कि शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। और 14 से 15 अगस्त को, यानी जब 14 अगस्त की रात ही 15 अगस्त आने वाली थी, रात को 12 बजे इनका भाषण समाप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने इनकी प्रतिभा देखते हुए इनको ये काम सौंपा कि आप ठीक 12 बजे
अपना भाषण समाप्त करना, इस चीज़ का किसी को पता नहीं था, क्योंकि 12 बजने के बाद में जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी थी, क्योंकि उस वक्त ये नियुक्ति थे, यानी निर्वाचित नहीं थे, ये घोषित किए गए थे। और निर्वाचन तो फिर बाद में, चुनाव आयोग 1950 में बना था, और चुनाव भी बाद में 1951 में हुए थे, तो 52 में सरकार बनी थी। तो पहले तो ये ऐसे थे, अस्थायी रूप से अस्थायी सरकार बनी थी। सोवियत संघ में भारत के राजदूत बनकर भी गए, यानी कि जब बाद में ये संविधान बन गया, तो इनको बाद में जब बनाया अपनी सरकार, तो इनको सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, बाद में सोवियत संघ जो जिसे अपन यूएसएसआर बोलते हैं, जो कि टूटकर फिर 15 देशों में बट गया 1991 में, तो उससे पहले वो सोवियत संघ हुआ करता था, रूस, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे देश उसी के अंतर्गत आया करते थे। तो वहां पे सोवियत संघ में इन्हें राजदूत बनाकर भेजा गया, यानी कि ये विदेश में रहे। और बाद में जब 1952 में ये लौटे, पहले तो इनको जब राजदूत बनाया गया तो लोगों ने विरोध किया कि एक शिक्षक को, जो शिक्षा से संबंधित है, इसको राजदूत क्यों बनाया गया है। और इन्होंने वहां पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और सोवियत संघ के भारत के साथ कितने अच्छे संबंध आप जानते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था अपने देश पर। बाद में जब 1991 में जब थोड़ा आया, तो जाकर थोड़ा लगा। वैसे अपना रूस से बहुत ज़्यादा मेलजोल खाती है अपनी संस्कृति सोवियत संघ की, अभी भी रूस भारत का मित्र बना हुआ है। बाद में जब ये रूस से लौटकर 1952 में लौटे, तो इन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया, और उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। और उपराष्ट्रपति पहला इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कांग्रेस के नेता ने बनाकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया। तो लोगों ने कहा कि एक शिक्षा से संबंधित आदमी को राष्ट्रपति राजनीतिक पद देना ठीक नहीं है, लेकिन बाद में इन्होंने उसमें भी खरा उतर कर दिखाया, और ये 10 साल तक उपराष्ट्रपति बने रहे। और बाद में 1962 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद में 1962 में ये राष्ट्रपति बने। उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। तो 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। और बात करें इनकी उपाधि की, तो 1954 में भारत रत्न शुरुआत हुई थी, तो भारत रत्न, पहला भारत रत्न इन्हें भी दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, तो ये भारत रत्न है। और पहले हालांकि 1931 में इन्हें अंग्रेजों की सरकार ने सर की उपाधि दी थी, लेकिन जब संविधान बना तो ये उपाधियां खत्म कर दी गई थी, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार भी नहीं रही बाद में, इसलिए इसे राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न दिलवाया। अब बात करते हैं इनकी शिक्षक दिवस का किस्सा। शिक्षक दिवस का किस्सा ऐसे है कि इन्होंने एक बार अपने साथियों से बात कर रहे थे, तो इन्हें, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग ओपन बोलते हैं, उसमें बात कर रहे थे, तो लोगों ने इनसे पूछा कि आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं इनके विद्यार्थियों ने। उन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाकर आप शिक्षक दिवस बनाइए, यानी कि उस दिन शिक्षक का दिवस बनाइए। तभी से ये शिक्षक दिवस मनाने का सिलसिला चला आ रहा है। और दूसरा किस्सा है माओ की गाल थपथपाई, यानी कि जब ये चीन के दौरे पर गए हुए थे, तो चीन के जो वहाँ पे तानाशाही बोल सकते हैं एक तरह से, तो जो थे माओ, जिन्हें अपन माओ बोलते हैं, तो माओ के गाल थपथपा दिए। अब तो सब दंग रह गए, और इनकी वाक चातुर्य देखी इन्होंने, हाथ, यानी कि सबको चौंका दिया। इन्होंने कहा कि मैं ऐसा पहले कई राजाओं के साथ कर चुका हूँ। तो इनको यकीन नहीं हुआ, फिर सबको वैसे मान लिया सबने कि चलो कोई ना, कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे करने वाले पहले थे माओ, बहुत तानाशाही आदमी था, जिसने 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध कर दिया था। और तीसरा किस्सा है ग्रीस के राजा से ठिठोली की। जब ग्रीस के राजा यहाँ भारत आए थे 1962 के अंदर, तो इन्होंने उनसे कहा कि आप पहले ग्रीस के राजा है जो भारत में अतिथि बनकर आए हैं, वरना सिकंदर तो बिना पूछे युद्ध करने आ गया था। और ऐसा करके उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई। और तीसरा था प्रिय शिक्षक क्यों थे। प्रिय शिक्षक इसलिए थे क्योंकि ये क्लास में 20 मिनट लेट आते थे और 20 मिनट जल्दी चले जाते थे। और इनका कहना ये था कि जो भी मुझे पढ़ाना होता था वो मैं 20 मिनट में पढ़ा देता, तो मैं बाकी समय में क्या करता, इसलिए सबके प्रिय बने हुए थे। और इनके नाम में इन्होंने मनोविज्ञान, इन्हीं के जो भाषण थे कक्षा के अंदर, पहले जहाँ पे ये पढ़ाते थे वहाँ पे पढ़ते थे, तो इनको बाद में इनकी दर्शन शास्त्र जब ये पढ़ते थे, तो इनके पढ़ने की कैपेसिटी और इनके नॉलेज को देखते हुए उन्होंने इन्हें कॉलेज की कक्षाएं छोड़ने की अनुमति दे दी कि आप कक्षा में अनुपस्थित भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे शर्त रखी कि आप अनुपस्थित रहे तो आप दूसरी कक्षाओं में पढ़ाएं। जिन कक्षाओं में इन्होंने पढ़ाया उनमें बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए इन्होंने, बहुत अच्छी तरह पकड़ थी इनकी। तो उन व्याख्यानों को, जो व्याख्यान इन्होंने दिए, उनका संग्रह है मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व नामक पुस्तक में। अब कुछ महत्वपूर्ण वाक्य जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहे थे। पहला तो ब्रिटेन में दिया एक भाषण, राधाकृष्णन ने कहा था कि राधाकृष्णन वैसे समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे, और उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। तो उनको एक ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देश की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो।
तो ऐसी सोच रखने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं इनके इंपोर्टेंट कोट्स की जो वाकई इन्होंने कहे। पहला, पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि लोग जो दूसरे देशों की पुस्तक पढ़ते हैं, दूसरी संस्कृतियों की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो आपस में पुल बनने का काम करती है। जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं सीरिया के राजाओं की, तो उनमें दर्शाया जाता है कि एक भगवान है उनके भी, जिनको वो मानते हैं, उनके हाथ में मुरली है, वो अपने भगवान श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं, तो वो संस्कृतियों को जोड़ने का पुल का काम कर रही है। वो पुस्तक पढ़े तभी आया। तो इन्होंने कहा कि पुस्तक वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। यानी कि जब तक शिक्षा नहीं दी, उस मानव के मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया जा सकता, वरना वो बिना उपयोग पर। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, यानी कि ग्लोबल होना चाहिए। पूरे विश्व को एक विद्यालय मानने वाले थे। हमें मानवता की उन नैतिक जड़ों को जरूर याद करना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। तीसरा, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की और सच्ची खुशी देता है। यानी कि किताब पढ़ना एकांत में विचार करने की और खुश रहने की सही खुशी मिलती है उससे, एकांत में किताब से। और एक और अनमोल विचार जो इन्होंने कहा, शिक्षक जो छात्र के दिमाग को पढ़ सके, यानी कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। यानी कि जो उसके दिमाग में सिर्फ तथ्यों को ठूसने में नहीं लगा हो, बल्कि वह शिक्षक वह है जो उसके आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे कि वो आगे सफल रहे, उसकी चुनौतियों का सामना कर सके। तो ऐसे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस को हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।